जहां अक्ल की आग भड़कती है। दिल्ली का शाही दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। संगमरमर की फर्श पर सोने की नक्काशी, रेशमी पर्दे और बीचों बीच बादशाह अकबर का शेरनुमा सिंहासन। लेकिन असली चमक महलों में नहीं थी। असली चमक थी आज दिमागों की टक्कर में। आज दरबार में ऐलान हुआ था। आज दरबार में दो सबसे तेज दिमाग आमने सामने होंगे। एक ओर थे बीरबल, जिनकी बुद्धि तलवार से ज्यादा तेज मानी जाती थी, और दूसरी ओर थे आचार्य कालादत्त, काशी से आए हुए महान विद्वान, जिनकी कीर्ति ऐसी की कहा जाता था अगर कालादत्त किसी गधे को भी पढ़ा दे तो वह गधा भी श्लोक बोलने लगे। दरबार खचाखच भरा था। मंत्रियों की आंखें चमक रही थीं, सैनिक कान लगाए बैठे थे और अकबर बादशाह मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, आज हम देखेंगे कि किताबों की बुद्धि भारी है या जमीन पर चलने वाली अक्ल। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, जमीन पर चलने वाली अक्ल ही सबसे ज्यादा फिसलती है, इसलिए उसे संभालना भी आना चाहिए। दरबार हंसी से गूंज उठा। कालादत्त ने भौहें चढ़ाई। हंसी वही करता है जिसे ज्ञान का भार उठाना नहीं आता। बीरबल मुस्कराया। और ज्ञान वही उठाता है जिसे जिंदगी का भार समझ में आता है। पहली चुनौती, कौन पहले बोले? अकबर ने पहला प्रश्न फेंका। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर बोलने वाला पहले हार जाता है? दरबार शांत। कालादत्त ने आंख बंद की। संस्कृत मंत्र जैसे हिलने लगे उनके चेहरे पर। कालादत्त बोले, जहां पनाह, प्रश्न है, क्या तुम्हारे मुंह से अभी झूठ निकल रहा है? अगर वह बोले हां तो झूठ, अगर न तो भी झूठ। आठ जो उत्तर देता है वह हारता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बीरबल की ओर मुड़े। बोलो बीरबल। बीरबल हंसे। जहांपनाह, इसी प्रश्न का उत्तर न देना मेरी जीत है, क्योंकि समझदार वही है जो हर सवाल का जवाब देकर मूर्ख न बने। फिर उन्होंने कालादत्त की तरफ देखा, और जो हर सवाल का जवाब देने दौड़ पड़े वह असल में खुद से हार गया होता है। सन्नाटा। फिर जोरदार तालियां। अकबर मुस्कराए। पहला अंक, बराबरी। दूसरी चुनौती, सोने का सच। कालादत्त ने मुस्कराते हुए बोल दिया, अब मेरी बारी। ऐसी वस्तु बताइए जो पानी में जाती है पर भीगती नहीं। बीरबल तुरंत बोले, परछाई। कालादत्त ठिठके। बीरबल बोले, परछाई हर जगह जाती है पर कभी भीगी हुई नहीं मिलती, क्योंकि भीगता शरीर है, आत्मा नहीं। दार्शनिक ठेस सीधे दिल पर। दरबार गूंज उठा, पर कालादत्त भी कहा चुप था। अच्छा बीरबल, ऐसी चीज बताओ जो सब काटती है पर किसी से कटती नहीं। बीरबल बोले, वक्त। वक्त सब कुछ काट देता है। जवानी, दौलत, घमंड, रिश्ते, पर वक्त को कोई काट नहीं सकता। अब तो स्वयं अकबर भी ताली बजाने लगे। दरबार में आग लग गई, अक्ल की आग। अब दरबार में शांति नहीं थी, केवल जिज्ञासा थी। कालादत्त बोले, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बताओ, वो कौन सी चीज है जो बिना आग जलती है, बिना झर मारती है और बिना चाकू काटती है? बीरबल की आंख में चमक आई। अफवाह। अफवाह बिना आग जलाती है समाज को, बिना झर मार देती है इज्जत को, और बिना चाकू रिश्तों को काट देती है। दरबार स्तब्ध। अकबर धीरे से बोले, आज कुछ सीख रहे हैं हम। कालादत्त का पलटवार, धर्म का जाल। अब कालादत्त ने आखिरी दाव खेला। बीरबल, तुम कहते हो तुम न्याय समझते हो, तो बताओ, अगर एक साधु चोरी करे तो वह पापी है या भूखा? दरबार सन्न। बीरबल बोले, वह भूखा भी है और पापी भी। भूखा इसलिए कि पेट खाली है, और पापी इसलिए कि आत्मा भी। फिर जोड़ा, पर दोष केवल उसका नहीं, उस समाज का भी है जिसने उसे साधु बना तो दिया, पर पेट भरने का रास्ता नहीं दिया। अकबर खड़े हो गए। अब ये सिर्फ खेल नहीं रहा, यह दर्शन हो रहा है। पहला दिन समाप्त।
पर युद्ध अभी बाकी है। कालादत्त ने सिर झुकाया। कल असली टक्कर होगी। बीरबल मुस्कराए। कल नकाब उतरेंगे, आज तो बस दस्तक थी। अकबर हंसे। तो ऐलान होता है, कल दरबार में अक्ल बनाम अहंकार, ज्ञान बनाम जीवन और किताब बनाम किस्मत। यहाँ कहानी का भाग 1 समाप्त होता है। अगर आप चाहे तुम अगली सुबह दरबार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था। शहर में आग की तरह खबर फैल चुकी थी। आज बीरबल और कालादत्त में असली जंग होगी। दरबार की दीवारों से लेकर छत तक जैसे श्रोताओं की धड़कनें टंगी थीं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, आवाज गंभीर थी। कालादत्त, बीरबल, आज कोई साधारण प्रश्न नहीं, आज होगा अक्ल का महायुद्ध। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी मूर्खता क्या? कालादत्त बोले, बीरबल, बताओ संसार की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल मुस्कराए, दूसरे से नफरत करना, बिना ये जाने कि वह भी किसी का अपना है। दरबार धीरे से वाह कर उठा। कालादत्त ने ताना मारा, दर्शन तो हर कोई बघार लेता है, पर बुद्धि परीक्षा में पता चलती है। चौथी चुनौती, सच कौन है? कालादत्त ने 3 कागज निकाले, हर कागज पर एक वाक्य, मैं सच बोल रहा हूं, दूसरा झूठ बोल रहा है, तीनों झूठे हैं। कालादत्त बोले, इनमें से केवल एक सच है, बताओ कौन? पूरा दरबार जैसे सांस थामे खड़ा था। बीरबल ने पल भर सोचा और बोला, तीसरा, तीनों झूठे हैं। ये वाक्य सच है। कालादत्त चौंके। बीरबल समझाए, अगर पहला सच होता तो दूसरा झूठा होता, और तीसरा झूठ तो 2 सच्चे हो जाते। अगर दूसरा सच होता तो पहला और तीसरा झूठे, फिर केवल दूसरा सच। पर दूसरे के सच होने से तीसरा झूठा सिद्ध नहीं होता। तीसरा अगर सच है तो पहला और दूसरा झूठे, और स्थिति पूरी होती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। 5वीं चुनौती, अदालत का धोखा। एक सिपाही 2 कैदियों को लाया। कालादत्त बोले, एक ने चोरी की है, एक निर्दोष है। दोनों सिर्फ एक वाक्य बोलेंगे। पहला बोला, दूसरा चोर है। दूसरा बोला, पहला झूठा है। बताओ चोर कौन? बीरबल ने देखा, मुस्कराए, जहां पनाह, पहला झूठा है, दूसरा सच्चा, इसलिए पहला ही चोर है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, अगर पहला सच बोल रहा होता तो दूसरा चोर होता, पर दूसरा कहता है पहला झूठा है। अगर यह झूठ होता तो पहला सच, और उलझन पैदा होती। पर अगर दूसरा सच बोल रहा है तो पहला झूठा, मतलब चोर पहला है। अकबर ने सिर हिलाया, सीधा न्याय। कालादत्त का झर। अब कालादत्त को चोट लगी थी। वह गरजे, बीरबल, तुम ज्ञान नहीं चतुराई बेचते हो। बीरबल शांत रहे, और आप ज्ञान नहीं, अहंकार। दरबार में सन्नाटा। 6ठी चुनौती, आखिरी वार। कालादत्त ने पूछा, अगर कोई तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करे और तुम सच्चाई बताओ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। झूठ बोलो तो निर्दोष मारा जाएगा। तुम क्या करोगे? पूरा दरबार कांप उठा। बीरबल की आंखों में शांति थी। मैं ऐसा उत्तर दूंगा जो किसी को मारने का बहाना न बने। कालादत्त चौंका, कैसे? बीरबल बोले, मैं कहूंगा जो मैंने देखा, वह मेरी आंखों ने देखा। अब सच तुम्हारे विवेक को देखना है। दरबार स्तब्ध। कालादत्त ने सिर झुका दिया। विजेता का ऐलान। अकबर खड़े हुए। आज मैंने सिर्फ बीरबल की जीत नहीं देखी, मैंने अहंकार की हार देखी। कालादत्त, तुम विद्वान हो, पर बीरबल मानवता का विद्वान है। कालादत्त ने हाथ जोड़ दिए। मैं आज हारा नहीं हूं, मैं आज सीखा हूं। अंतिम दृश्य, बीरबल की बात। बीरबल बोले, ज्ञान अगर झुकना न सिखाए तो वह बोझ बन जाता है।
और बुद्धि अगर दया न सिखाए तो विष बन जाती है। अकबर ने हुक्म दिया, आज से दरबार में सिर्फ बुद्धिमान नहीं, भले लोग भी सम्मान पाएंगे। बस लिखिए, भाग 3 भेजो। दरबार में उस दिन असामान्य खामोशी थी। कोई संगीत नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई शोर नहीं, केवल एक बात हवा में तैर रही थी, आज कोई जीत कर जाएगा, पर कोई टूट कर भी जाएगा। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। आज का दिन केवल प्रश्नों का नहीं, आज होगा पर्दाफाश। बीरबल चुप थे, कालादत्त मौन, लेकिन मौन तूफान का संकेत देता है। साजिश की परत खुलती है। तभी एक शख्स डरता कांपता दरबार में घुसा। जहां पनाह, मैं एक सच्चाई लेकर आया हूं। दरबार में हलचल। वह व्यक्ति कालादत्त का ही शिष्य था। उसने कांपती आवाज में कहा, आचार्य कालादत्त केवल विद्वान नहीं है, वह अपने प्रश्न पहले से लिखकर दरबार वालों से रटवाते हैं। और बीरबल को हराने के लिए मंत्रियों को घूस भी दी गई थी। दरबार में बवाल। अकबर की आंखें आग। कालादत्त, ये सच है? कालादत्त कुछ बोले नहीं, सिर नीचे था। बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, अगर ये सच है तो कालादत्त को कारागार में डाल दिया जाए। पूरा दरबार चिल्लाया, सजा, सजा। बीरबल ने हाथ उठाया, जहां पनाह, सजा तुरंत देना आसान है, न्याय समझना कठिन। अकबर चौंके, तुम बचा रहे हो? बीरबल बोले, मैं सत्य बचा रहा हूं। बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल कालादत्त के पास गए, धीरे बोले, आचार्य, बताइए आपने यह सब क्यों किया? कालादत्त की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं प्रसिद्धि चाहता था, मैं चाहता था कि मेरा नाम इतिहास में बीरबल से बड़ा हो। दरबार सन। अकबर का फैसला। अकबर उठे, कड़क आवाज, आचार्य कालादत्त, आज तुम्हें सजा दी जा सकती है। पर बीरबल कहता है, सुधार सजा से बड़ी चीज है। फिर तलवार उठाई और जमीन में गाड़ दी। तलवार आज नहीं चलेगी, दरबार हक्का बक्का, आज चलेगी बुद्धि और दया। कालादत्त का पश्चाताप। कालादत्त बीरबल के चरणों में गिर गए। मुझे क्षमा कर दो, मेरी विद्या पर मेरा अहंकार भारी पड़ गया। बीरबल ने उठाया, ज्ञान तभी सुंदर है जब वह झुका हुआ हो। आखिरी परीक्षा, जनता का निर्णय। अकबर बोले, आज फैसला जनता करेगी। भीड़ का प्रश्न पूछा गया, कालादत्त को कैद होनी चाहिए। लोग चुप। फिर एक बूढ़ा बोला, जो सच मान ले वह अपराधी नहीं, शिष्य होता है। फिर एक बच्ची, जिसने गलती मान ली वह बड़ा होता है। भीड़, क्षमा, क्षमा, नई शुरुआत। अकबर ने ऐलान किया, कालादत्त दरबार में रहेंगे, पर अब वे प्रश्न नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे। कालादत्त रो पड़े। अंतिम संवाद, अमर वाक्य। दरबार से जाते समय अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम सबसे ज्यादा क्या जीते? बीरबल मुस्कराए, एक टूटा हुआ दिल, जहां पनाह। कहानी का संदेश। दिल्ली का राज दरबार आज कुछ अलग लग रहा था। आमतौर पर जहां हंसी, बातचीत और संगीत गूंजते थे, आज वहां सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे दीवारों ने भी कुछ छिपा रखा हो। राज सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर पहली बार बेचैन दिख रहे थे। उनकी आंखें बार बार दरबार के फर्श की ओर जा रही थीं। बीरबल पास खड़ा सब देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन ही मन कहा। अचानक गायब हुई शाही मुहर। दरबार शुरू होने से पहले वजीर भागता हुआ आया। जहां पनाह, शाही मुहर गायब हो गई है। पूरा दरबार अचंभे में। बीरबल की भौहें तन गईं। वह मुहर कोई साधारण मोहर नहीं थी। उस मोहर से फरमान जारी होते थे, सजा और माफी होती थी, राज्यों की किस्मत बदलती थी। अब वह हवा हो गई थी। संदेह का घेरा। अकबर बोले, आज दरबार बंद।
जब तक मुहर नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने हाथ के इशारे से कहा, बीरबल, ये तुम्हारा काम है। बीरबल झुका, जहां पनाह, गुत्थियां सुलझाना ही मेरी आदत है। पहला रेहे से फर्श के निशान। बीरबल ने फर्श देखी। संगमरमर की जमीन पर एक हल्की सी लकीर, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। उसने उंगली रखी। जहां पनाह, मुहर यहां से उठाई नहीं गई है, खींची गई है। मतलब अकबर चौंके। मतलब चोरी नहीं हुई, साजिश हुई है। संदिग्धों की सूची। बीरबल ने सभी को देखा। वजीर, जो सबसे पहले आया। सेनापति, जो रात को भी दरबार में था। तोताराम, दरबारी विदूषक। महल की दासी। ज्योतिषी, जिसने उसी सुबह भविष्यवाणी की थी। बीरबल मुस्कराया। चोर इन्हीं में से है। पहला सवाल विदूषक से। तोताराम हंसते हुए बोला, महाराज, मैं चोरी और भारी चीज। बीरबल गंभीर, हंसी सबसे अच्छा नकाब होती है। तोताराम का रंग बदला। तुम कल रात कहाँ थे? दरबार में ही। राजा की तलवार साफ कर रहा था। एऊत, वह काम सैनिकों का होता है। तोताराम घबरा गया। दूसरा सवाल सेनापति से। सेनापति सीना तानकर खड़ा। मैं देश का रक्षक हूं। बीरबल बोले, और रक्षक ही सबसे पहले शक के घेरे में आता है। उसके चेहरे की मांसपेशियां कड़ी हुई। तुम रात को कहाँ थे? गश्त पर। झूठ, गेट का सिपाही कह रहा था। तुम सो रहे थे। सेनापति अब चुप। तीसरा सवाल ज्योतिषी। बीरबल ने मुस्करा कर पूछा, आपने सुबह कहा आज अकबर का निशान मिट जाएगा, तुम्हें पहले से पता था? ज्योतिषी पसीना पसीना। महाराज, वो तो गन्ना थी। या योजना? बीरबल की आंख चमकी। बुनने लगा जाल। बीरबल बोला, आज रात सब यहीं रुकेंगे। सब चौंके। बीरबल ने निगरानी लगा दी। किसी को जाने नहीं दिया। चोर खुद खुलेगा। वह जानता था किसी के मन में अब आग जल रही होगी। रात का रहस्य। आधी रात एक परछाई फर्श पर सरकती दिखी। धीमी चाल, हाथ में कागज। वह सीधे सिंहासन के नीचे गया, वहां जहां फर्श थोड़ा ढीला था। क्लिक, एक गुप्त दरवाजा खुला। बीरबल परछाई में था। उसने देखा तोताराम, पर तभी पीछे से एक और परछाई। वजीर, फिर तीसरी। सेनापति। गुत्थी और उलझ गई। बड़ा रहस्य, सब मिले हुए। तीनों ने मिलकर मुहर निकाली। तोताराम बोला, अब से दरबार हमारा। वजीर हंसा, अकबर गया समझो। सेनापति, सैनिक मेरे हैं। बीरबल सांस रोके सुनता रहा। जाल का खुलासा। अचानक मशाल जली। दरबार जग उठा। बीरबल सामने आ गया। घुटनों पर आ जाओ, गद्दारों। सिपाही निकल आए। तीनों पकड़े गए। अकबर पहुंचे। विश्वासघात। अभी असली मोड़ बाकी है। तभी दासी रोती हुई आगे आई। जहां पनाह, सच्चा गुनहगार अभी सामने नहीं आया। सब चकित। क्या मतलब? दासी बोली, ये 3 मोहरे थे, असल खिलाड़ी कोई और है। सब सन। दरबार की गुत्थी भाग 1, जहां हर मुस्कान के पीछे राज है। दिल्ली का राज दरबार आज कुछ अलग लग रहा था। आमतौर पर जहां हंसी, बातचीत और संगीत गूंजते थे, आज वहां सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे दीवारों ने भी कुछ छिपा रखा हो। राज सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर पहली बार बेचैन दिख रहे थे। उनकी आंखें बार बार दरबार के फर्श की ओर जा रही थीं। बीरबल पास खड़ा सब देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन ही मन कहा। अचानक गायब हुई शाही मुहर। दरबार शुरू होने से पहले वजीर भागता हुआ आया। जहां पनाह, शाही मुहर गायब हो गई है। पूरा दरबार अचंभे में। बीरबल की भौहें तन गईं। वह मुहर कोई साधारण मोहर नहीं थी। उस मोहर से फरमान जारी होते थे, सजा और माफी होती थी।
राज्यों की किस्मत बदलती थी, अब वह हवा हो गई थी। संदेह का घेरा। अकबर बोले, आज दरबार बंद, जब तक मुहर नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने हाथ के इशारे से कहा, बीरबल, ये तुम्हारा काम है। बीरबल झुका, जहां पनाह, गुत्थियां सुलझाना ही मेरी आदत है। पहला रेहे से फर्श के निशान। बीरबल ने फर्श देखी। संगमरमर की जमीन पर एक हल्की सी लकीर, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। उसने उंगली रखी। जहां पनाह, मुहर यहां से उठाई नहीं गई है, खींची गई है। मतलब? अकबर चौंके। मतलब चोरी नहीं हुई, साजिश हुई है। संदिग्धों की सूची। बीरबल ने सभी को देखा। वजीर, जो सबसे पहले आया। सेनापति, जो रात को भी दरबार में था। तोताराम, दरबारी विदूषक। महल की दासी। ज्योतिषी, जिसने उसी सुबह भविष्यवाणी की थी। बीरबल मुस्कराया। चोर इन्हीं में से है। पहला सवाल विदूषक से। तोताराम हंसते हुए बोला, महाराज, मैं चोरी और भारी चीज। बीरबल गंभीर, हंसी सबसे अच्छा नकाब होती है। तोताराम का रंग बदला। तुम कल रात कहाँ थे? दरबार में ही। राजा की तलवार साफ कर रहा था। एऊत, वह काम सैनिकों का होता है। तोताराम घबरा गया। दूसरा सवाल सेनापति से। सेनापति सीना तानकर खड़ा, मैं देश का रक्षक हूं। बीरबल बोले, और रक्षक ही सबसे पहले शक के घेरे में आता है। उसके चेहरे की मांसपेशियां कड़ी हुई। तुम रात को कहाँ थे? गश्त पर। रूट, गेट का सिपाही कह रहा था। तुम सो रहे थे। सेनापति अब चुप। तीसरा सवाल ज्योतिषी। बीरबल ने मुस्करा कर पूछा, आपने सुबह कहा आज अकबर का निशान मिट जाएगा, तुम्हें पहले से पता था? ज्योतिषी पसीना पसीना, महाराज, वो तो गन्ना थी। या योजना? बीरबल की आंख चमकी। बुनने लगा जाल। बीरबल बोला, आज रात सब यहीं रुकेंगे। सब चौंके। बीरबल ने निगरानी लगा दी, किसी को जाने नहीं दिया। चोर खुद खुलेगा। वह जानता था किसी के मन में अब आग जल रही होगी। रात का रहस्य। आधी रात एक परछाई फर्श पर सरकती दिखी। धीमी चाल, हाथ में कागज। वह सीधे सिंहासन के नीचे गया, वहां जहां फर्श थोड़ा ढीला था। क्लिक, एक गुप्त दरवाजा खुला। बीरबल परछाई में था। उसने देखा तोताराम, पर तभी पीछे से एक और परछाई। वजीर, फिर तीसरी। सेनापति। गुत्थी और उलझ गई। बड़ा रहस्य, सब मिले हुए। तीनों ने मिलकर मुहर निकाली। तोताराम बोला, अब से दरबार हमारा। वजीर हंसा। अकबर गया समझो। सेनापति, सैनिक मेरे हैं। बीरबल सांस रोके सुनता रहा। जाल का खुलासा। अचानक मशाल जली। दरबार जग उठा। बीरबल सामने आ गया। घुटनों पर आ जाओ, गद्दारो। सिपाही निकल आए। तीनों पकड़े गए। अकबर पहुंचे। विश्वासघात। अभी असली मोड़ बाकी है। तभी दासी रोती हुई आगे आई। जहां पनाह, सच्चा गुनहगार अभी सामने नहीं आया। सब चकित। क्या मतलब? दासी बोली, ये 3 मोहरे थे, असल खिलाड़ी कोई और है। सब सन। अब कहानी और गहरी होगी, रहस्य खतरनाक बनेगा और सच धीरे धीरे बाहर आएगा। दरबार की गुत्थी भाग 2, जहां शक की सुई बीरबल पर टिकती है। दरबार में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। तीनों गद्दार, तोताराम, वजीर और सेनापति जमीन पर बैठे थे और उनके सामने खड़ा था बीरबल। जब दासी ने कहा कि असल खिलाड़ी कोई और है, तो सबकी नजरें एकाएक बीरबल की ओर घूम गईं। बीरबल पर आरोप। ज्योतिषी अचानक आगे आया। जहां पनाह, मैं और कुछ नहीं जानता, पर एक बात जरूर जानता हूं। राजमहल की गुप्त सुरंगों का नक्शा सिर्फ एक ही इंसान जानता है, और वो है बीरबल।
पूरा दरबार सन। अकबर की भौहें सिकुड़ गईं। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल शांत था। जहां पनाह, राज के राज जानना ही मेरा काम है, पर राज चुराना नहीं। नई उलझन। वजीर जमीन से चिल्लाया, झूठ! इसने ही हमसे कहा था मुहर चुराओ और दोष हम पर डाल देना। तोताराम भी बोल पड़ा, हाँ महाराज, इसी ने हमें उकसाया था। सेनापति, हम तो मोहरे थे, खिलाड़ी ये था। दरबार में शोर। बीरबल गद्दार है, बीरबल ही दोषी है। अकबर का दिल कांप उठा। अकबर उठ खड़े हुए। उनका स्वर भारी था। बीरबल, आज तुम्हें भी हमारी तरह जवाब देना होगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, बीरबल को भी बंदी बना लिया जाए। सैनिक आगे बढ़े। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, केवल अकबर की आंखों में देखा। बीरबल की शांति। कारागार में बंद बीरबल पत्थर की जमीन पर बैठा था। चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं। एक सिपाही बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? बीरबल मुस्कराया, जब सच पास होता है तो डर दूर रहता है। रात की रहस्यमयी घटना। उसी रात कारागार में हलचल हुई। एक नकाबपोश आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा। उसने बीरबल के सामने रख दिया। अगर जान बचानी है तो इसे छुपा दो। बीरबल ने ढक्कन खोला। अंदर थी शाही मुहर, नया मोड़, सब कुछ साफ। चोर वही था जो मजबूरी दिला रहा था। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। नकाब उतरा। वह था ज्योतिषी। ज्योतिषी का सच। मुझे माफ कर दो बीरबल, मुझे जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ा। किसके लिए? बीरबल की आंख तेज हुई। राजकुमार वली शाह के लिए। बीरबल चौंक गया। राजकुमार तो सीमा पर है। ज्योतिषी कांपता हुआ बोला, नकली राजकुमार भेजा गया है। बड़े षड्यंत्र की आशंका। सुबह होते ही बीरबल ने सिपाही भेजा। अकबर को संदेश भिजवाया, जहां पनाह, खेल अकेली मुहर का नहीं, तख्त का है। अकबर का साहसी निर्णय। अकबर आए कारागार। बीरबल के सामने खड़े हुए। बीरबल, सच बताओ। बीरबल बोला, महाराज, अगर मैं दोषी होता तो मुहर वापस क्यों लाता? अकबर की आंखें नम। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बीरबल को मुक्त किया जाए। अब असली जंग शुरू। अगला कदम, नकली राजकुमार की सच्चाई। पूरा दरबार हिल गया। अंतिम भाग, जहां रहस्य टूटता है और सच राज करता है। रात गहरी थी, पर राजमहल की आंखें जाग रही थीं। अकबर बेचैन टहल रहे थे। तख्त मेरे अपने खून पर खेला जा रहा है। बीरबल सामने खड़ा था। जहां पनाह, मुहर तो बहाना था, असल खेल राजकुमार की पहचान का है। नकली राजकुमार का प्रवेश। अगली सुबह दरबार में राजकुमार वली शाह आए। या कहें, जो होने का दावा करता था। वही चाल, वही लिबास, वही आवाज। पर बीरबल की आंख ठहर गई। यह दाढ़ी की रेखा वली शाह की वैसी नहीं थी। बीरबल की चाल। बीरबल ने झुककर सलाम किया। शहजादे, क्या आप उस पुल को पहचानते हैं जहां आपने पहली बार घोड़े से छलांग लगाई थी? नकली राजकुमार ठिठक गया। हाँ, सीमा की तरफ। बस, वह फंस गया। असल पुल दरबार के पीछे था। अकबर का धैर्य। अकबर चुप थे। बीरबल बोला, मैं एक और सवाल करूं? जरूर। आपकी मां आपको क्या कहती थी जब आप जिद करते थे? नकली राजकुमार अब कांपने लगा। अम्मी। नाम बोलो। अकबर गरजे। वह टूट गया। नकाब उतर गया। मैं वली शाह नहीं हूं, मुझे मजबूर किया गया था। अब राज खुला। वली शाह को सीमा से हटा दिया गया और किसी और को बैठाने की योजना थी। असली गुनहगार ज्योतिषी रो पड़ा। मैं ही मास्टरमाइंड था। मैंने राजकुमार को दूर भिजवाया, नकली खड़ा कर दिया और मुहर चुराकर
ताकि फरमान असली लगे। अकबर की आंखों में आग। विश्वासघाती। अंतिम फैसला। अकबर ने तलवार निकाली, पर फिर रोक दी। तुम्हें मौत नहीं, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने किया। झूठी पहचान। उसे देश से निकाल दिया गया। न नाम, न घर। असली राजकुमार की वापसी। वली शाह को बुलाया गया। पूरा दरबार रो पड़ा। बाप बेटा मिले। बीरबल की विदाई। अकबर ने कहा, आज बीरबल ने सिर्फ गुत्थी नहीं सुलझाई, सिर्फ मेरा राज नहीं बचाया, मेरी रूह बचाई है। अंतिम संवाद। बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह। बुद्धि की बाजीगरी। भाग 1। शतरंज की पहली चाल। अध्याय 1। चंद्रगुप्त का सिंहासन और चतुर चाणक्य। मगध की विशाल भूमि पर, जहां गंगा की धाराएं सभ्यता की कहानियां कहती थीं, एक ऐसा साम्राज्य था जो न केवल अपनी दौलत बल्कि अपने रहस्यों और षड्यंत्रों के लिए भी जाना जाता था। यह था अंगद साम्राज्य, जिसके हृदय में विजयगढ़ नाम का भव्य नगर था। सिंहासन पर बैठा था महाराजा चंद्रगुप्त विक्रम, एक ऐसा शासक जिसका नाम शौर्य और कलाप्रेम दोनों के लिए लिया जाता था। लेकिन हर शक्तिशाली राजा के पीछे एक ऐसी शक्ति होती है जो अदृश्य रहकर साम्राज्य को चलाती है, और अंगद में वह शक्ति थी मुख्य महामंत्री आचार्य विश्वरूप चतुर। आचार्य चतुर नाम के अनुरूप ही बुद्धि की साक्षात मूर्ति थे। उनके माथे पर लगा चंदन, उनकी गहरी आंखों की चमक और उनकी शांत मुद्रा, यह सब मिलकर एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते थे जिसके सामने बड़े बड़े सेनापति भी अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते थे। उनकी रणनीति इतनी गूढ़ होती थी कि विरोधी को पता ही नहीं चलता था कि वह कब प्यादा बन गया और कब शहमात का शिकार। युद्ध मैदान में नहीं, मन के अंदर लड़े जाते हैं। आचार्य चतुर का यह सिद्धांत अंगद की विदेश नीति का मूल मंत्र था। विजयगढ़ के राजमहल में एक असाधारण बैठक हो रही थी। चांदी के दीपक जल रहे थे और हवा में केसर और कपूर की सुगंध तैर रही थी। महाराजा चंद्रगुप्त अपने हाथ में एक सुनहरा प्याला लिए हुए थे, लेकिन उनकी निगाहें सामने रखे एक दुर्लभ नक्काशीदार लकड़ी के बक्से पर टिकी थीं। आचार्य, महाराजा ने शांत पर गंभीर स्वर में कहा, यह बक्सा हमें पश्चिमी सीमा के नए राज्यपाल रुद्रदेव ने भेजा है। उनका संदेश स्पष्ट है। इसमें राज्य के भविष्य की चाबी है, लेकिन यह खुलता ही नहीं। न तो कोई ताला है, न कोई जोर। आचार्य चतुर ने एक पल के लिए बक्से को देखा। यह एक घन के आकार का था, जिसकी सतह पर प्राचीन अक्षरों में कुछ गूढ़ लिपियां खुदी हुई थीं। उन्होंने उसे उठाया, उसका वजन महसूस किया और अपनी उंगलियों से उसकी सतह को धीरे से छुआ। महाराज, आचार्य चतुर ने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर दिया, यह कोई साधारण बक्सा नहीं है। यह एक बुद्धि फेली है, जो यह जानना चाहती है कि क्या इसे खोलने वाला व्यक्ति अंगद का नेतृत्व करने लायक है या नहीं। रुद्रदेव ने चाबी तो भेजी है, लेकिन वह चाबी धातु की नहीं, विचार की है। महाराजा चंद्रगुप्त मुस्कुराए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आचार्य। लेकिन इस पहेली का हल क्या है? यदि यह खुल गया, तो रुद्रदेव के अनुसार हमें पड़ोसी क्षत्राप राज्य के आक्रमण की सटीक योजना और समय मिल जाएगा। अध्याय 2। क्षत्राप का तीसरा नेत्र। अंगद साम्राज्य के उत्तर में क्षत्राप नाम का एक शक्तिशाली राज्य था, जिसका नेतृत्व महाराज वीरसेन कर रहे थे। वीरसेन एक क्रूर और अदम्य योद्धा थे, लेकिन उनकी शक्ति का असली स्रोत उनकी सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि उनके गुप्तचरों का जाल था। वीरसेन के पास एक ऐसा गुप्तचर था, जिसे लोग केवल तीसरा नेत्र कहते थे। यह व्यक्ति इतना गुमनाम था कि कोई उसकी शक्ल, आवाज या यहाँ तक कि लिंग भी नहीं जानता था। तीसरा नेत्र की जानकारी हमेशा सटीक होती थी, और वह अंगद के राजमहल की हर चाल को वीरसेन तक पहुंचा देता था। विजयगढ़ में आचार्य चतुर ने बक्से पर अपनी एकाग्रता लगाई हुई थी। उन्होंने बक्से को एक बड़े कटोरे में गर्म तेल में डुबोया। तेल की गर्मी से लकड़ी की नक्काशी के नीचे छिपी एक परत उभरी, जिस पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा था, मनुष्य से चक्षुः न पश्यति यत् तद बुद्ध्या तु लभ्यते। जो आंख नहीं देख सकती, वह बुद्धि से प्राप्त होता है। बुद्धि का खेल, आचार्य चतुर ने मंद स्वर में कहा। उन्होंने तुरंत बक्से को तेल से निकाला और एक चांदी की थाली में रखवा दिया। महाराज चंद्रगुप्त अधीर हो उठे। यह केवल एक श्लोक है, आचार्य। चाबी कहाँ है? आचार्य चतुर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया। जाओ,
राजकोष से 3 प्रकार के हीरे लाओ, एक जो सबसे चमकदार हो, एक जो सबसे कटा हुआ हो और एक जो सबसे खुरदरा हो। जब हीरे लाए गए तो आचार्य चतुर ने उन्हें बक्से के सामने रखा। महाराज, आचार्य चतुर ने समझाना शुरू किया, यदि यह बक्सा क्षत्राप के आक्रमण की योजना रखता है तो इसे केवल क्षत्राप के गुप्तचर ही खोल सकते हैं, या फिर वह जो उनकी सोच को पहचानता हो। और क्षत्राप की सोच क्या है? महाराजा ने पूछा। क्षत्राप की सोच बल, दिखावा और अज्ञान पर आधारित है। उनके लिए जो सबसे चमकीला है वही सबसे मूल्यवान है। लेकिन ज्ञान कहता है कि खुरदरा हीरा भी अंदर से शुद्ध हो सकता है। आचार्य चतुर ने तीनों हीरों को बक्से की सतह पर धीरे से रगड़ा। चमकदार और कटा हुआ हीरा बेअसर रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुरदरे, बिना तराशे हुए हीरे को एक खास नक्काशी पर दबाया, एक हल्की क्लिक की आवाज आई और बक्से का ढक्कन धीरे से खुल गया। अंदर एक मुड़ा हुआ भोजपत्र था। महाराजा चंद्रगुप्त ने उसे झट से उठाया और पढ़ा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आचार्य, यह तो क्षत्राप की सेना 2 सप्ताह के भीतर दक्षिण पूर्व के कमजोर त्रिवेणी दर्रे पर हमला करने वाली है। अध्याय 3 चतुर की प्रतिज्ञा। भोजपत्र में केवल आक्रमण की तारीख और स्थान ही नहीं था, बल्कि उसमें तीसरा नेत्र का एक और संदेश भी खुदा हुआ था। त्रिवेणी द्वार पर अंगद का नाश होगा। अंगद की शक्ति का स्तंभ चतुर जल्द ही बिखर जाएगा। यह चुनौती केवल युद्ध की नहीं थी, यह आचार्य चतुर की बुद्धि को खुली चुनौती थी। यह संदेश तीसरा नेत्र का है। आचार्य चतुर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वह जानता था कि मैं इस बक्से को खोलूंगा, और उसने जानबूझकर यह चुनौती छोड़ी है। हमें तुरंत सेना भेजनी होगी, आचार्य, महाराजा ने आदेश दिया। नहीं महाराज, आचार्य चतुर ने उन्हें रोकते हुए कहा, यदि हम सीधे त्रिवेणी दर्रे पर सेना भेजते हैं तो तीसरा नेत्र को पता चल जाएगा कि हमें योजना की जानकारी मिल चुकी है। वह अपनी योजना बदल देगा, या शायद यह जानकारी ही भ्रामक हो। तो फिर क्या करें? समय कम है। हम शतरंज का एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें विरोधी को लगे कि वह जीत रहा है, जबकि हर चाल हमारी मर्जी से चली जा रही हो। आचार्य चतुर ने एक गहरी सांस ली और अपनी अगली चाल का खुलासा किया। भ्रामक सैन्य अभ्यास। अंगद की सेना का एक छोटा हिस्सा पश्चिमी सीमा पर, जहां से रुद्रदेव ने बक्सा भेजा था, एक बड़ा और दिखावटी अभ्यास शुरू करेगा। इससे तीसरा नेत्र को लगेगा कि हम पश्चिमी सीमा पर चिंतित हैं और दक्षिण पूर्व की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुप्त किलेबंदी। त्रिवेणी दर्रे पर कोई सेना नहीं भेजी जाएगी, बल्कि उस दर्रे के पीछे छिपी हुई नील पर्वत की गुफाओं में केवल 500 सबसे तेज और सबसे वफादार सैनिकों को तैनात किया जाएगा। उन्हें आदेश होगा कि वे आक्रमणकारियों को दर्रे के अंदर आने दें और तभी हमला करें जब वे पूरी तरह से घाटी में फंस जाएं। गुप्तचर का प्रलोभन। सबसे महत्वपूर्ण चाल। आचार्य चतुर ने फैसला किया कि वह तीसरा नेत्र को सीधे चुनौती देंगे और उसे विजयगढ़ में प्रवेश करने के लिए मजबूर करेंगे। महाराज, आचार्य चतुर ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लाते हुए कहा, मैं यह घोषणा करूंगा कि अंगद का खजाना, जिसमें राजमुकुट का हीरा है, त्रिवेणी दर्रे पर हमारी विजय के लिए एक भेंट के रूप में दर्रे के पास एक पुराने मंदिर में रखा जाएगा। लेकिन आचार्य, वह हीरा, यदि वह चोरी हो गया? वह कभी चोरी नहीं होगा महाराज। तीसरा नेत्र धन का लोभी नहीं है, वह सूचना का लोभी है। वह जानता है कि यदि वह हीरा ले भी गया तो उसे राजद्रोह के लिए फौरन खोज लिया जाएगा। उसका असली लक्ष्य मुझे अपमानित करना है। जब वह यह सुनेगा कि हमारी विजय के लिए सबसे मूल्यवान चीज त्रिवेणी दर्रे पर रखी गई है, तो वह यह देखने जरूर आएगा कि यह बुद्धि की बाजीगरी क्या है। और जब वह आएगा? महाराजा ने उत्सुकता से पूछा। जब वह आएगा तो वह केवल एक हीरा नहीं, बल्कि एक अदृश्य जाल पाएगा। मैं उस पर अपनी सारी बुद्धि लगा दूंगा ताकि वह इस जाल में फंस जाए। आचार्य चतुर ने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, बुद्धि की बाजीगरी का पहला दौर खत्म हुआ, अब दूसरा दौर शुरू होगा, जाल बिछाना। आचार्य चतुर ने अपनी चाल चलने में रत्ती भर भी देर नहीं की। उन्होंने पूरे विजयगढ़ में यह अफवाह फैलवा दी कि महाराजा चंद्रगुप्त ने अपनी विजय की कामना से राजमुकुट का हीरा, जो अंगद के खजाने का सबसे बड़ा गौरव था, उसे त्रिवेणी दर्रे के पास स्थित प्राचीन नीलकंठ मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान के लिए रखा है।
यह अफवाह जानबूझकर इस तरह से फैलाई गई थी कि वह तीसरा नेत्र तक पहुंचे। नीलकंठ मंदिर विजयगढ़ से कुछ मील दूर एक घने जंगल के किनारे स्थित था। यह मंदिर अपनी पुरानी दीवारों और रहस्यमय मूर्तियों के कारण जाना जाता था। आचार्य चतुर ने मंदिर की जिम्मेदारी खुद ले ली। उन्होंने किसी भी सैनिक या पहरेदार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वह जानते थे कि तीसरा नेत्र किसी भी साधारण पहरेदार को चकमा दे सकता है, लेकिन वह बुद्धि के पहरेदार को चकमा नहीं दे पाएगा। आचार्य ने मंदिर के केंद्र में एक भव्य वेदी बनवाई। वेदी पर एक लाल मखमल के आसन पर उन्होंने वह सुनहरा बक्सा रखा जिसे रुद्रदेव ने भेजा था, लेकिन इस बार उसके ऊपर राजमुकुट का हीरा नहीं था, बल्कि उसी के आकार का एक कांच का नकली टुकड़ा रखा था। असली हीरा आचार्य ने अपनी कमरबंद में छिपा लिया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को एक अभेद्य पहेली जाल में बदल दिया। द्वार की पहेली। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बड़ी पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में एक खाली तांबे का कलश था। द्वार तभी खुल सकता था जब कलश में सत्य भरा जाए। प्रकाश का रहस्य। अंदर केवल 3 दीपक जलाए गए थे। हर दीपक को एक विशेष कोण पर रखा गया था, जिसकी परछाई फर्श पर कुछ अदृश्य चित्र बना रही थीं। वेदी की चेतावनी। वेदी पर एक छोटा संदेश लिखा था, बुद्धि ही सच्ची संपदा है। जो चोरी करने आया है वह केवल छाया पाएगा। आधी रात हो चुकी थी। विजयगढ़ शांत था। आकाश में तारे चमक रहे थे। आचार्य चतुर मंदिर के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे किसी शिष्य का इंतजार कर रहे हों। अध्याय 5। त्रिवेणी दर्रे पर छाया युद्ध। ठीक उसी समय त्रिवेणी दर्रे पर क्षत्राप सेना का आक्रमण शुरू हो चुका था। क्षत्राप सेनापति गर्वित अपनी विशाल सेना के साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गर्वित, आगे बढ़ो, महाराज वीरसेन ने आदेश दिया था। अंगद ने त्रिवेणी को खाली छोड़ दिया है। उनका ध्यान पश्चिमी सीमा पर है। यह तुम्हारी सबसे आसान विजय होगी। क्षत्राप की सेना बिना किसी प्रतिरोध के दर्रे के अंदर घुसती चली गई। वे अंगद की मूर्खता पर हंस रहे थे। दर्रा एक गहरी, संकरी घाटी थी। जैसे ही पूरी सेना घाटी के बीचों बीच पहुंची, एक भयावह चुप्पी छा गई। तभी अचानक नील पर्वत की गुफाओं से तीरों की बारिश शुरू हो गई। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि क्षत्राप सेना संभल भी नहीं पाई। 500 अंगद सैनिक, जिनका नेतृत्व सेनापति देवव्रत कर रहे थे, ऊपर की ऊंचाई पर छिपे हुए थे। उन्होंने पत्थरों के बड़े बड़े लट्ठों और तेल भरे तीरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देवव्रत का युद्ध सूत्र, हम उन्हें पराजित नहीं करेंगे, हम उन्हें फंसाएंगे। इस संकरी घाटी को उनकी कब्र बना दो, जहां वे मुड़ भी न सके और न आगे बढ़ सके। क्षत्राप सेना घबरा गई। सामने अंगद की कोई बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन ऊपर से हो रहे सुनियोजित हमले ने उन्हें पंगु बना दिया। संकरी घाटी में उनकी संख्या ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन पीछे का रास्ता पहले से ही अंगद के गुप्त सैनिकों द्वारा पत्थरों से अवरुद्ध कर दिया गया था। यह एक युद्ध कम और एक भयानक जाल अधिक था। अध्याय 6। तीसरा नेत्र का प्रवेश। नीलकंठ मंदिर में आचार्य चतुर अभी भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी जंगल में पत्तों की सरसराहट हुई। एक अंधेरा साया मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। यह साया न तो किसी सैनिक का था, न ही किसी साधारण चोर का। इसकी चाल में निपुणता और गोपनीयता झलक रही थी। तीसरा नेत्र मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसने मूर्ति के हाथ में खाली कलश देखा और वेदी पर रखी चमकती हुई हीरे की नकल को। द्वार की पहेली थी, सत्य भरकर द्वार खोलो। तीसरा नेत्र ने सोचा, यह चतुर का खेल है। सत्य को भौतिक रूप में नहीं भरा जा सकता। वह अपनी बुद्धि दौड़ा रहा था। क्या सत्य का मतलब गंगाजल था या किसी पवित्र फूल का रस? तभी उसकी निगाह कलश के नीचे खुदी एक छोटी सी लिपि पर पड़ी, अज्ञान ही असत्य है। तीसरा नेत्र को बात समझ में आ गई। आचार्य चतुर सत्य या वस्तु नहीं मांग रहे थे, वह स्वीकृति मांग रहे थे। साये ने अपनी कमरबंद से एक छोटा तांबे का चाकू निकाला और अपनी हथेली पर एक गहरा कट लगाया। खून कलश में टपकने लगा। तीसरा नेत्र की सोच, मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य उसका जीवन है। इस सत्य को मैं अपने जीवन के खून से भरता हूं। जैसे ही अंतिम बूंद कलश में गिरी,
एक भयंकर गर्जना हुई और पत्थर का भारी द्वार रगड़ता हुआ खुल गया। तीसरा नेत्र अंदर दाखिल हुआ। अंदर केवल 3 दीपक जल रहे थे। वेदी पर नकली हीरा चमक रहा था। जैसे ही साया वेदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि उन 3 दीपकों की परछाई फर्श पर कुछ अदृश्य चित्र बना रही थीं। परछाई इस तरह से कोमबद्ध थीं कि वे जमीन पर एक ही शब्द को दोहरा रही थीं, आचार्य। तीसरा नेत्र समझ गया। यह चोरी का जाल नहीं था, यह बुद्धि का निमंत्रण था। जैसे ही यह चुनौती हवा में गूंजी, बरगद के पेड़ के नीचे से आचार्य चतुर उठकर आए। वह शांत, गंभीर और अपनी चाल चलने को तैयार थे। स्वागत है, तीसरा नेत्र, आचार्य चतुर ने सम्मान के साथ कहा। मुझे पता था कि तुम केवल चमक देखने वाले नहीं हो, तुम खेल देखने आए हो। तीसरा नेत्र ने अपनी चाल चलनी शुरू की। त्रिवेणी दर्रा अब क्षत्राप सेना का कब्रिस्तान बन चुका होगा। अंगद जीत गया, लेकिन तुम्हारा असली खतरा अभी भी जीवित है, आचार्य। क्षत्राप की हार से महाराजा वीरसेन का अहंकार टूटेगा और वह तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करेगा। और तुम, आचार्य चतुर ने पूछा, तुम क्यों नहीं गए जब तुम्हें पता था कि हमला शुरू होने वाला है? तीसरा नेत्र हंसा, एक ठंडी, रूखी हंसी। मैं तुम्हारे साथ यह खेल खेलना चाहता था। तुमने बक्सा खोला, तुमने मेरी चाल समझी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी अंतिम चाल बताऊंगा। तभी तीसरा नेत्र ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर लिपटे हुए रेशमी कपड़े को हटाया। महाराजा चतुर को झटका लगा। उनके सामने जो चेहरा था, वह किसी पुरुष का नहीं, बल्कि एक कमनीय स्त्री का था, जिसकी आंखें बुद्धिमत्ता और पीड़ा से भरी थीं। मैं हूं रुद्रदेव की बेटी, देवी रत्नावती, उसने धीरे से कहा। और मैं क्षत्राप की गुप्तचर नहीं हूं, आचार्य। मैं अंगद की अपनी गुप्तचर हूं, जिसे क्षत्राप ने वर्षों पहले पकड़ लिया था और मुझे उनके लिए काम करने पर मजबूर किया गया था। आचार्य चतुर ने अपनी भौहें चढ़ाई। लेकिन रुद्रदेव ने खुद बक्सा भेजा और संदेश में लिखा था कि यह राज्य के भविष्य की चाबी है। हाँ, रत्नावती ने पुष्टि की। रुद्रदेव ने बक्सा मुझे दिया था और कहा था, यह बक्सा केवल आचार्य चतुर खोल सकते हैं। इसके अंदर क्षत्राप की योजना है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा, अधिक खतरनाक रहस्य छिपा है। मैंने वह बक्सा इस तरह से बनवाया कि तुम उसे, क्षत्राप की चाल, समझो और उसे खोलने के लिए मजबूर हो जाओ। अध्याय 8, राजमुकुट का अंतिम रहस्य। रत्नावती की कहानी चौंकाने वाली थी। आचार्य, क्षत्राप का असली लक्ष्य कभी अंगद नहीं था। क्षत्राप, महाराज वीरसेन, केवल एक प्यादा थे। उनका असली मालिक अंगद के अंदर ही बैठा है। एक ऐसा व्यक्ति जो सालों से महाराजा चंद्रगुप्त को हटाकर खुद सिंहासन पर बैठना चाहता है। और वह कौन है? आचार्य चतुर का स्वर अब एकदम शांत हो गया था, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा। वह है रुद्रदेव, पश्चिमी सीमा का राज्यपाल, रत्नावती ने खुलासा किया। उसने मुझे जबरदस्ती अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया था। उसने क्षत्राप को उकसाया और मुझे, तीसरा नेत्र, के रूप में तुम्हें गलत जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मैं अंगद की वफादार थी, इसलिए मैंने असली योजना, त्रिवेणी दर्रे की जानकारी, उस बक्से में गुप्त रूप से डाल दी। रुद्रदेव का असली षड्यंत्र। रुद्रदेव चाहता था कि त्रिवेणी दर्रे पर अंगद की सेना पूरी तरह से पराजित हो जाए। जब अंगद हार जाता, तो वह, रुद्रदेव, अपनी पश्चिमी सेना लेकर आता, क्षत्राप को पीछे हटने पर मजबूर करता और खुद को साम्राज्य के रक्षक के रूप में पेश करके चंद्रगुप्त को हटाकर सिंहासन पर कब्जा कर लेता। रुद्रदेव की चाल थी कि वह तुम्हें त्रिवेणी दर्रे पर भेजकर मुख्य रक्षक के रूप में खुद की घोषणा करे। रत्नावती ने कहा, तुम यहां क्यों बैठे हो? तुम्हारी चालों को जानने के लिए, आचार्य चतुर ने शांत भाव से कहा। उन्होंने अपनी कमरबंद से असली राजमुकुट का हीरा निकाला। यह केवल एक हीरा नहीं था। रत्नावती, तुमने कहा कि रुद्रदेव ने तुम्हें राज्य के भविष्य की चाबी दी। मैंने उसे खोला और मुझे क्षत्राप का संदेश मिला। लेकिन तुमने कहा, एक दूसरा, अधिक खतरनाक रहस्य छिपा है। आचार्य चतुर ने उस असली हीरे को पकड़ा और उसे मंदिर की वेदी पर रखे हुए सुनहरे बक्से के एक गुप्त छिद्र में दबाया। इस बार कोई क्लिक नहीं हुई। इसके बजाय बक्से की सतह पर एक प्रकाश उभरा और उसमें से एक और अंतिम भोजपत्र निकला। इस भोजपत्र पर केवल एक नाम लिखा था, दंड नायक जय सिंह। जय सिंह। रत्नावती चौंक गई।
वह तो महाराजा चंद्रगुप्त का सबसे करीबी सलाहकार है। वह हर समय महाराजा के साथ रहता है। हाँ, आचार्य चतुर ने आंखें बंद करते हुए कहा। जयसिंह ही रुद्रदेव का असली सूत्रधार था। रुद्रदेव को पश्चिमी सीमा पर भेजने की सलाह जयसिंह ने ही दी थी, ताकि रुद्रदेव की सेना को दूर रखा जा सके और वह मौके पर बचावकर्ता बन सके। रुद्रदेव तो केवल जयसिंह का सैन्य बल था। असली बुद्धि जयसिंह की थी। आचार्य चतुर ने आगे कहा, यह बक्सा रुद्रदेव ने नहीं, बल्कि जयसिंह के गुप्तचरों द्वारा रुद्रदेव के नाम से भेजा गया था। जयसिंह चाहता था कि मैं इस बक्से को खोलूं, त्रिवेणी दर्रे पर जाऊं, और जब मैं वहां युद्ध में व्यस्त रहूं तो वह महाराजा को सुरक्षित रखने के बहाने जहर देकर मार दे। लेकिन उस भोजपत्र पर उसका नाम कैसे आया? रत्नावती ने पूछा। यह भोजपत्र रुद्रदेव के नाम से नहीं, बल्कि जयसिंह की लिखावट में था, जो उसने गलती से उस बक्से के अंदर की सतह पर खुरच दिया था। तीसरा नेत्र ने सोचा कि यह रुद्रदेव की चाल है, जबकि यह जयसिंह की थी। अध्याय 9, अंतिम बाजी, शह और मात। जैसे ही आचार्य चतुर ने यह खुलासा किया, मंदिर के बाहर एक हलचल हुई। महाराजा चंद्रगुप्त, उनके मुख्य दंडनायक जयसिंह और कुछ सैनिक अचानक वहां प्रकट हुए। जयसिंह ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, आचार्य, मुझे पता था कि तुम यहां होगे। तुम अपने सारे गुप्तचरों के साथ मिलकर राजद्रोह की योजना बना रहे थे। मुझे सूचना मिली थी कि तुम रुद्रदेव की बेटी के साथ मिलकर महाराजा को मारना चाहते हो। जयसिंह ने तलवार निकाली और सैनिकों को आदेश दिया, आचार्य चतुर और इस स्त्री को तुरंत बंदी बना लो। राजद्रोह का दंड मृत्यु है। महाराजा चंद्रगुप्त का चेहरा गुस्से से लाल था। आचार्य, यह क्या हो रहा है? आचार्य चतुर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में 10,000 शब्दों की कहानी का सार था। महाराज, आचार्य चतुर ने धीरे से कहा, यह बुद्धि की बाजीगरी की अंतिम चाल है। उन्होंने रत्नावती की ओर इशारा किया। जयसिंह, तुमने सोचा था कि मैं अकेला हूं। रत्नावती ने मुझे कल ही बता दिया था कि तुम मेरा पीछा कर रहे होगे। मैंने महाराजा को यहीं आने के लिए नहीं बुलाया था। मैंने केवल जयसिंह को यहां खींचने के लिए यह नाटक किया था। झूठ! जयसिंह चिल्लाया। आचार्य चतुर ने अपने कंधे पर रखे कपड़े को हटाया। उनके हाथ में वह सुनहरा बक्सा था। जयसिंह, तुमने रुद्रदेव के साथ मिलकर क्षत्राप से जो भी गुप्त पत्र व्यवहार किया था, वह सब इस बक्से के नीचे छिपी दूसरी परत में है। यह बक्सा केवल बुद्धि से खुलता है, और जब मैंने इसे खोला तो मुझे तुम्हारी पूरी योजना का पता चल गया। आचार्य चतुर ने बक्से को खोलकर दिखाया। अंदर जयसिंह की अपनी लिखावट में लिखे गए सारे पत्र थे, जिसमें क्षत्राप को आक्रमण के लिए उकसाया गया था और रुद्रदेव को रक्षक बनने का निर्देश दिया गया था। जयसिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन महाराजा चंद्रगुप्त के अंगरक्षकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। महाराजा चंद्रगुप्त ने आचार्य चतुर को गले लगा लिया। तुमने केवल एक युद्ध नहीं जीता, आचार्य, तुमने अपने ही घर के अंदर छिपे हुए सबसे बड़े खतरे से मुझे बचाया। बुद्धि की बाजीगरी में तुम ही असली विजेता हो। उपसंहार। त्रिवेणी दर्रे पर क्षत्राप सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उनका अहंकार टूट गया। रुद्रदेव अपने षड्यंत्र के पर्दाफाश होने से डरकर पश्चिमी सीमा से भाग गया। देवी रत्नावती को राज सम्मान के साथ राज्य की रक्षक घोषित किया गया। वह आचार्य चतुर की नई और सबसे वफादार गुप्तचर बन गईं, जो अब अंगद की सुरक्षा का तीसरा नेत्र थीं। विजयगढ़ में शांति लौट आई। महाराजा चंद्रगुप्त ने आचार्य चतुर से कहा, आचार्य, अब राज्य सुरक्षित है। आपने इतनी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए इतनी जटिल योजना क्यों बनाई? आचार्य चतुर ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, शत्रु केवल तलवार से नहीं डरते। शत्रु उस बुद्धि से डरते हैं जो उन्हें यह महसूस कराती है कि वे हमेशा एक चाल पीछे चल रहे हैं। बुद्धि की बाजीगरी का उद्देश्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना था कि अंगद की बुद्धि हमेशा उसके दुश्मनों की ताकत से एक कदम आगे रहेगी। और इस तरह अंगद साम्राज्य की नींव पर एक बार फिर किसी तलवार या सोने से नहीं, बल्कि एक आचार्य की तीक्ष्ण बुद्धि की मोहर लग गई। कहानी समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको बुद्धि की बाजीगरी की यह लंबी, पेचीदा और मनोरंजक कहानी पसंद आई होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और विषय पर कोई नई कहानी लिखूं? मूर्ख बनना मना है, भाग 1।
धोखे का जाल। गांव का सीधा सादा चंपक। एक था धनपुर नाम का छोटा सा गांव। यह गांव जितना हरा भरा था उतना ही भोला भाला भी। इस गांव का सबसे सीधा सादा, या यूं कहें कि सबसे अधिक आसानी से मूर्ख बनने वाला व्यक्ति था चंपक। चंपक की उम्र 30 के आसपास थी। वह लंबा चौड़ा, हंसमुख और दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी दूसरों पर तुरंत विश्वास कर लेना। यदि कोई राहगीर उससे कहता कि आसमान से सोने के सिक्के बरस रहे हैं, तो चंपक बिना सोचे समझे बाल्टी लेकर छत पर दौड़ पड़ता था। चंपक की इसी सादगी के कारण गांव में अक्सर उसके साथ छोटी मोटी शरारतें होती रहती थीं। एक बार गांव के कुछ शरारती लड़कों ने चंपक को यह कहकर मूर्ख बना दिया कि नदी के किनारे एक जादुई पेड़ उगा है जो फल नहीं बल्कि कपड़े देता है। चंपक पूरी दोपहर नदी किनारे बैठा रहा, इंतजार करता रहा, और जब पेड़ से केवल पत्ते गिरे तो गांव वाले खूब हंसे। लेकिन चंपक कभी बुरा नहीं मानता था। वह बस इतना कहता था, हर मूर्खता एक सबक सिखाती है। चंपक की पत्नी चकोरी एक समझदार और तेज तर्रार महिला थी। वह हमेशा उसे चेतावनी देती थी, चंपक, यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझते हो। मूर्ख बनना मना है, इसे अपने जीवन का मंत्र बना लो। ठीक है चकोरी, चंपक हंसकर कहता, लेकिन यदि मैं किसी पर विश्वास ही न करूं तो फिर जीवन में मजा क्या रहेगा। अध्याय 2 मायापुरी का आमंत्रण। धनपुर गांव के भोलेपन के ठीक विपरीत उत्तर दिशा में एक विशाल चमकीला शहर था जिसे लोग मायापुरी कहते थे। मायापुरी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, धोखे, छल और चमकीले वादों का शहर था। यहां हर व्यक्ति अमीर बनने की दौड़ में था और इस दौड़ में वे किसी को भी मूर्ख बनाने को तैयार थे। एक दिन धनपुर में एक भव्य रथ रुका। रथ से एक शाही सेवक उतरा जिसने सोने की कढ़ाई वाले वस्त्र पहने थे। उसने गांव के मुखिया को एक शाही फरमान दिया। फरमान था, मायापुरी के महाराजा रणधीर ने पूरे राज्य के सबसे सरल और ईमानदार व्यक्ति को एक विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। विजेता को महाराजा की निजी सेवा में एक सम्मानजनक पद और 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। गांव वालों ने सर्वसम्मति से चंपक का नाम चुना। उनके अनुसार चंपक से अधिक सरल और भोला व्यक्ति पूरे राज्य में हो ही नहीं सकता था। चंपक उत्साहित था। देखा चकोरी, मेरी ईमानदारी का इनाम मिला। चकोरी चिंतित थी। चंपक, यह एक जाल हो सकता है। मायापुरी भेड़ियों से भरा है। उनकी सरलता की परिभाषा कुछ और हो सकती है। याद रखना, मूर्ख बनना मना है। चंपक ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया और अगले दिन वह अपनी छोटी सी पोटली और बड़े बड़े सपने लेकर मायापुरी की ओर निकल पड़ा। अध्याय 3 मायापुरी का पहला सबक। मायापुरी की सड़कें सोने की चमक से चकाचौंध थीं, लेकिन चंपक ने जल्द ही महसूस किया कि इस चमक के पीछे एक अंधेरा छिपा है। शहर के केंद्र में पहुंचते ही चंपक को एक फटेहाल रोता हुआ व्यक्ति मिला। भाई, व्यक्ति ने कराहते हुए कहा, मैं एक गरीब व्यापारी हूं। मेरा सारा धन जादूगरनी के शाप से पत्थर बन गया है। यदि तुम मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें संसार का सबसे कीमती अदृश्य गधा दूंगा। चंपक को दया आ गई। उसने तुरंत अपनी पोटली खोली और उस व्यक्ति को सारे 50 सिक्के दे दिए। यह लो भाई, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी हुई। धन्यवाद। अब ध्यान से सुनो, व्यापारी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा अदृश्य गधा अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है। यह केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को ही दिखाई देता है। यदि कोई कहे कि उसे गधा नहीं दिख रहा है तो समझ लेना कि वह ईमानदार नहीं है। व्यापारी तुरंत भागा। चंपक खुशी खुशी अपने गधे की रस्सी पकड़कर चलने लगा। जब वह महाराजा के महल की ओर बढ़ रहा था तो लोग उसे देखकर हंस रहे थे। एक बच्चा चिल्लाया, देखो, वह आदमी खाली रस्सी खींच रहा है। चंपक ने बच्चे को घूर कर देखा। यह बच्चा कितना बेईमान है। इसे मेरा कीमती गधा दिख ही नहीं रहा। महल के द्वार पर चंपक को एक दरबान ने रोका। रुको महाशय, तुम किसे खींच रहे हो? मेरे अदृश्य कीमती गधे को, चंपक ने गर्व से कहा। दरबान ने अपनी हंसी रोकी। क्या तुम मूर्ख हो? इस बार चंपक के अंदर चकोरी की आवाज गूंजी, मूर्ख बनना मना है।
चंपक ने अचानक रुककर सोचा, यदि यह गधा केवल शुद्ध हृदय वालों को दिखता है और पूरे रास्ते लोग हंस रहे हैं और यह दरबान मुझे मूर्ख कह रहा है, क्या ये सब बेईमान है? या क्या मैं सच में मूर्ख बन गया हूं? चंपक ने गहरी सांस ली। उसने रस्सी फेंक दी। माफ करना भाई, उसने दरबान से कहा। मेरा गधा अचानक भाग गया। मैं अब अकेला हूं। वह महल के अंदर चला गया। यह उसका पहला, कड़वा लेकिन निर्णायक सबक था। उसने मन ही मन कहा, हर कोई धोखेबाज नहीं होता, लेकिन हर कोई सीधा सादा भी नहीं होता। अध्याय 4, महाराजा का ज्ञान दरबार। चंपक को प्रतियोगिता के लिए एक बड़े ज्ञान दरबार में लाया गया। दरबार सोने और मानिक से सजा हुआ था। महाराजा रणधीर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके दोनों ओर राज्य के तीव्र बुद्धि मंत्री और धूर्त दरबारी बैठे थे। महाराजा रणधीर ने मुस्कुराते हुए चंपक का स्वागत किया। आओ, धनपुर के सरल हृदय वाले चंपक, हम तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करते हैं। यह प्रतियोगिता साधारण नहीं है। यह मूर्खता और बुद्धिमानी के बीच का द्वंद्व है। पहला चरण शुरू हुआ। पहला प्रश्न मंत्री विश्वनाथ द्वारा। चंपक, मुझे बताओ, यदि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो जहां 3 नावें हैं, पहली नाव में सोना, दूसरी में अनाज और तीसरी में एक मरता हुआ व्यक्ति है, तुम्हें केवल एक नाव पार ले